अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो ये हमारी रिवीज़न क्लास पहली क्लास है और इसमें हम इंशाअल्लाह मैंने जो कहा था MCQs के थ्रू हम आगे चलेंगे और उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन आपके सामने देने की कोशिश करेंगे। और आपको इसमें क्या करना है कि बहुत सारी बातें जो होंगी आपको याद होंगी, आपके नोट्स में होंगी, ठीक है। तो जो बातें मैं बयान कर रहा हूँ अगर आपके नोट्स में मौजूद हैं, आपकी बुक्स में मौजूद है, आपने हाईलाइट कर लिया है तो उसको याद करें, ठीक है। यहाँ से आपका एक रिवीजन हो रहा है, यानी आपको सुन रहे हैं, आपके जहन में जाएगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपके हाईलाइट में मौजूद नहीं है, यानी मेरे यहाँ पर कोई नई चीज़ आपको दी जा रही है, तो आप जो है अपनी रिवीज़न कोर्स की अपनी एक अलग कॉपी भी बना सकते हैं। यानी रिवीज़न कोर्स की आप एक अपनी अलग कॉपी भी बना सकते हैं, जहां पर जो भी यहाँ पर नई चीज़ें आएंगी आप उनको अपनी उस रिवीज़न कोर्स वाली में ज़िक्र करते रहेंगे, या नोट्स को साथ लेके बैठ सकते हैं कि जो चीज़ नई आएगी आप अपना लिख देंगे जो भी। यानी आपको कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ नई आए नोटबुक्स में आप उसको नोट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी जो चीज़ पुरानी है उसको याद करें। और इसी तरीके से हकीकत बात है कि कोई कितना भी पढ़ा ले, कितना भी रिवीजन कर ले, मकाला लिख ले, कुछ भी लिख ले, वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता है। कवर का मतलब कुछ ना कुछ गोशा रह ही जाता है किसी ना किसी, माना हम इमरुल कैस के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो वो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं ताकि दूसरे बंदों को भी उससे फ़ायदा हो सके। या इसी तरीके से हम अपने ऐप पे, जो वॉइस ऐप है, वहाँ पर हम अपना डिस्कशन ओपन कर देंगे हर लेक्चर के लिए। आप उसमें डिस्कशन में अपनी मालूमात को आगे फराहम कर सकते हैं और बढ़ा कर सकते हैं ताकि और दूसरों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है अल-लुग़ा अल-अरबिय्या मिन अल-लुग़ात। तो ये अरबी ज़ुबान है, ये कौन सी ज़ुबानों में से है? सामी ज़ुबानों में से है क्या आरियाई ज़ुबानों में से है, क्या कनानी ज़ुबानों में से है, या लातीनी ज़ुबानों में से है? किन में से है? तो हमारा सही सबसे पहला जवाब होगा कि अल-लुग़ा अल-अरबिय्या जो है, अरबी ज़ुबान जो है वो आपकी सामी ज़ुबानों में से है। किन में से है? सामी ज़ुबानों में से है, जिसको सामी मतलब साम बिन नूह की तरफ निस्बत है इसकी। किसकी तरफ? साम बिन नूह की तरफ इसकी निस्बत है और इसको अल-लुग़ा अल-अरबिय्या को सामी ज़ुबान कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें सामी ज़ुबानें हैं और दूसरी कौन सी हैं, और दूसरी सामी ज़ुबानें कौन सी हैं? तो मोटे तौर पे 3 सामी ज़ुबानें हैं। नंबर 1 है आपकी आरामिया, ठीक है, आरामिया। नंबर 2 पर है आपकी कनानिया, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 3 पर है आपकी अरबिया, ठीक है, अरबिया। आरामिया, कनानिया, अरबिया, आरामिया, कनानिया, अरबिया। और इसकी अगर हम छोटी सी निमोनिक्स या इसका इख्तिसार हम देखना चाहें तो सामी ज़ुबानों के लिए आप ये भी बना सकते हैं, उकोल, ठीक है। उको आ से आरामिया हो जाएगा, काफ से कनानिया हो जाएगा और ऐन से अरबिया हो जाएगा। सामिया के आगे आप अल-लुग़ात अस-सामिया के आगे आप लिख सकते हैं उकोल, ठीक है, उको लिख सकते हैं। अलिफ से, ये अलिफ से आपका आरामिया हो जाएगा और इसी तरीके से काफ से आपका कनानिया हो जाएगा और ऐन से आपका अरबिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ऑप्शन में कनानी ज़ुबान थी जो कि सामी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। तो आरामिया, सामी ज़ुबानी कितनी हुई? उको बनाना है आपको, लिख सकते हैं ये निमोनिक्स, आपकी निमोनिक्स आप भी बना सकते थे ये वाली, ठीक है। उको, अलिफ से आपका आरामिया, काफ से आपका कनानिया, इसी तरीके से आपका ऐन से अरबिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आरिया, यानी 2 बड़ी तकसीमें होती हैं। नंबर 1 सामिया इस साइड में और आरामिया उस साइड में। तो सामिया के अंडर में आपकी आरामिया आएगी, कनानिया आएगी, अरबिया आएगी। फिर आरिया के अंडर में ये आएगी, वो देखते हैं अभी। तो आरिया के अंडर में कौन सी आएगी उनको हम देखते हैं। तो आरिया के अंडर में नंबर 1 आएगी अल-लातीनिया, लेटिन ज़ुबान आएगी जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद यूनानिया आएगी, ठीक है, यूनानिया। क़ुदामा इब्न जाफ़र ने यूनानी बलागत को अरबी में शामिल किया, ठीक है, इस तरीके से या उससे पढ़े। फिर उसके बाद संस्कृतिया होती है, कलील दिमना जिससे तर्जुमा हुआ है, असल कलील दिमना की है संस्कृतिया। तो 3 ज़ुबानें हैं आपकी, अल-लातीनिया है, अल-यूनानिया है, असंस्कृतिया है। ये 3 ज़ुबानें आरियाई ज़ुबानें हैं जिसका हम बना सकते हैं लैसा, ठीक है। लाम से लातीनिया आएगी आपकी, या से या यूनानिया आएगी और सीन से आपकी संस्कृतियाँ आएगी, ठीक है, सीन से आपकी संस्कृतियाँ आएगी। तो सामिया ज़ुबानों का हमने संक्षिप्त क्या बनाया था? उको, संक्षिप्त मतलब इख्तिसार हमने बनाया था उको, यानी आरामिया, कनानिया, अरबिया। और इसी तरीके से हमारा आरिया ज़ुबान का जो संक्षिप्त होगा वो होगा आपका
लैसा, ठीक है। लाम से आपका लातीनिया हो गया, ठीक है। जब हम कोई संक्षिप्त याद करते हैं, कोई इख्तिसार, कोई एब्रीविएशन याद करते हैं, तो साथ में हमें कई बार दोहराना भी होता है कि लैसा तो चलो आपने याद कर लिया, लेकिन आप याद तो करके जाएं कि ला से क्या मुराद है। ला से लातीनिया मुराद है, या से यूनानिया मुराद है, और आपकी सीन से संस्कृतिया मुराद है। तो ये ज़ुबानों के ताल्लुक से मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, ठीक है। और छोटी सी एक अंदर में आता है, जैसे आरामिया है ना, अरबी ज़ुबानों में से आरामिया, ठीक है। उनके आरामिया के अंदर आते हैं कलदानिया, आशूरिया, उसको भी याद करा देते हैं। जैसे आरामिया, ठीक है, जैसे आप सामिया की 3 ज़ुबानें थीं, तो सामिया की 3 ज़ुबानें आरामिया, कनानिया और अरबिया। तो कनानिया अरबिया सिर्फ नहीं बढ़ती है अंदर, यानी उसके नीचे की और क्लासिफिकेशन नहीं होती हैं, लेकिन आरामिया की भी क्लासिफिकेशन होती है अंडर में, उसके नीचे में, और इसी तरीके से कनानिया की भी होती हैं। तो जो आरामिया की क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं? नंबर 1 आपकी आती है कलदानिया, नंबर 2 आशूरिया, ठीक है, नंबर 1 आर्या के अंडर में, किसके अंडर में? आरामिया के अंडर में, ठीक है, आरामिया के अंडर में आती है नंबर 1 कलदानिया, ठीक है, कलदानिया। और इसी तरीके से आपकी आती है आशूरिया, ठीक है, आशूरिया। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आपकी आती है असंस्कृतिया, ठीक है, असंस्कृतिया। तो अगर इसका बनाना चाहें, इसका निमोनिक्स क्या होगा आपका? इसका निमोनिक्स होगा कास। कास, कास माने होता है गिलास, कास माने होता है गिलास, ठीक है। तो इसका निमोनिक्स क्या होगा? कास। काफ से क्या आएगा आपका? कलदानिया, ठीक है, काफ से क्या आएगा आपका? कलदानिया। अलिफ से क्या आएगा आपका? अलिफ से आशूरिया, ठीक है, अलिफ से आपका क्या आएगा? आशूरिया। फिर इसी तरीके से आपका सीन से क्या आएगा? अस्सिर यानिया, ठीक है, अस्सिर यानिया। यानी जो आरामिया है उसके अंडर में 3 ज़ुबानें आती हैं। आरामिया के अंडर में 3 ज़ुबानें आती हैं। कास, यानी कास एक कलदानिया है, अलिफ से एक आशूरिया है, और सीन से एक सिरयानिया है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक जो आपकी यहाँ पर कनानिया दी हुई है, कनानिया भी उसके नीचे तकसीम होती है। तो कनानिया 2 किस्मों में बढ़ जाती है, एक फ़ैनकिया में और एक अबरानिया में, एक फ़ैनकिया में और एक अबरानिया में, ठीक है। तो गोया कि जो सामिया की 3 ज़ुबानें हैं उनमें से 2 की अंडर क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन अरबी की क्लासिफिकेशन नहीं होती है। अरबी के अंडर में कोई ज़ुबान नहीं आती है, ठीक है। आरामिया के अंडर में 3 ज़ुबानें जो कि हैं आपकी कास बनाती हैं, यानी कलदानिया, आशूरिया, सरयानिया, और इसी तरीके से कनानिया के अंडर में 2 ज़ुबानें आती हैं, फ़ैनिकिया और अबरानिया, ठीक है, फ़ैनिकिया और अबरानिया। क्लियर है? यहाँ पर ज़ुबानों के ताल्लुक से मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। और एक बात यहाँ पर हम आगे चलो उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखें अगले सवाल में एक अगला टॉपिक छिड़ रहा है, वो है असर के बारे में, ठीक है। अगले टॉपिक में एक अगले सवाल में एक अगला टॉपिक छिड़ रहा है। क्या हो रहा है? अगले सवाल में एक अगला टॉपिक छिड़ रहा है, और इंशाल्लाह उससे हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है? यंतही अल असरुल अब्बासी, असर अब्बासी जो है वो ख़त्म कब होता है? तो असर अब्बासी 1258 में ख़त्म होता है ईस्वी के हिसाब से। किसकी बात चल रही है? ईस्वी के हिसाब से 1258 में ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने हैं 5 असूर होते हैं। एक है असर जाहिली, ठीक है। तो तारीख़ुल अदब अरबी के जो ज़माने बढ़ते हैं वो 5 ज़माने बढ़ते हैं। कितने ज़माने बचते हैं? 5 ज़माने बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी और उर्दू दोनों में लिखता हूँ मैं, 5 ज़माने बढ़ते हैं। क्लियर है? कितने ज़माने बढ़ते हैं? 5 ज़माने। नंबर 1 आपका है असर जाहिली, ठीक है। नंबर 1 आपका है असर जाहिली, और हम इसको 3 तरीके से समझेंगे। कितने तरीके से समझेंगे? 3 तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है असर इस्लामी, जिसमें उम्वी शामिल है, तीसरे नंबर पर आता है असर अब्बासी, ठीक है, असर अब्बासी। इसी तरतीब से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका असर तुर्की या असर उस्मानी, और चौथे तौर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है आपका असर हदीस, जो कि अभी चल रहा है, मॉडर्न पीरियड जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो पहले तौर पे ऐसे हम बात करेंगे कि असर जाहिली के ताल्लुक से ऐसा कहा जाता है कि वो 5वीं सदी ईस्वी के निस्फ में, फी मुंतसिफिल कर्निल खामिस, 5वीं सदी ईस्वी के निस्फ में। इसका मतलब क्या होता है? 5वीं सदी कब चलती है? यानी जब 400 वगैरह हम बोलते हो, जैसे अभी हम 2000 बोल रहे हैं, 2020, यानी 2020 बोलते हैं या 2021 बोलते हैं, लेकिन ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। तो इसी हिसाब से अगर 400 शुरू हो गए, 400 प्लस होना शुरू हो गए, तो गोया कि वो 5वीं सदी होती है। बाकी डेट में इंशाल्लाह हम बाद में गुफ्तगू करेंगे।
آپ کو یاد کرنا ہے کہ جو عصر جاہلی شروع ہوتا ہے وہ قرن خامس سے شروع ہوتا ہے. یہ بس بہت اہم ہے, یہاں سے سوال بن سکتا ہے اور بچے پھنس بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرن خامس سے شروع ہوتا ہے جبکہ عدنانیوں کو آزادی ملی یمنیوں سے. ٹھیک ہے, عدنانیوں کو یمنیوں سے آزادی ملی, عدنانیوں کو ان استقلال العدنانیین عن الیمنیین. ٹھیک ہے, عدنانیوں کو یمنیوں سے آزادی ملی. اس وقت سے زمانہ جاہلیہ شروع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ختم کب ہوتا ہے, جبکہ وہ ختم ہوتا ہے اسلام کے ظہور کے وقت. اسلام کے ظہور کے وقت وہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ زمانہ جاہلیت ہے. اور جاہلیت میں جس کا اعتبار ہوتا ہے وہ جاہلیہ ثانیہ ہے, جس کو جاہلیت ہم کہتے ہیں. عصر جاہلیہ یہی 150 سال پہ محیط ہے, جو کہ تقریباً 150 سال پہ ابھی دیکھیں گے کتنا بنے گا, میں ڈیٹ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے سال پہ محیط ہے, تقریباً 150-200 سال پہ. یہ جاہلیہ ثانیہ ہے, جاہلیہ ثانیہ ہے. اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک اور 405ویں صدی سے پہلے, 5ویں صدی سے عیسوی سے پہلے, اس کو جاہلیہ اولا کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے, آپ کا جاہلیہ اولا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جاہلیہ ثانیہ ہے. جس جاہلیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ عصر جاہلی ہے, وہ ہے آپ کا جاہلیہ ثانیہ. اور وہ شروع کب ہوتا ہے, القرن الخامس, 5ویں صدی عیسوی میں. جس کا ہنٹ کیا بتاتے ہیں, جس کا کلو یہ بتاتے ہیں کہ عدنانیوں کو جب یمنیوں سے آزادی ملی, عدنانی اور یمنی آپ جانتے ہیں کہ ابھی آئے گا کہ 2 بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے عرب, ایک عدنانی ہے ایک یمنی ہے, ایک شمالی ہے ایک جنوبی ہے. تو جب عدنانی کو یمنیوں سے, یعنی جب شمالیوں کو جب جنوبیوں سے آزادی ملی, ٹھیک ہے, قرن خامس میں, اس وقت سے آپ کا زمانہ جاہلیت کا ظہور ہوتا ہے, زمانہ جاہلیت شروع ہوتا ہے اور اسلام کے ظہور تک وہ چلتا ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت ہوا. پھر دوسرا عصر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ عصر اسلامی. ٹھیک ہے, عصر اسلامی پلس جس میں عصر اموی داخل ہے, تو عصر اموی کو عصر اسلامی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عصر اسلامی کو عصر اموی مانا جاتا ہے. تو یہ کب سے کب چلتا ہے, تو چلتا ہے اسلام کے ظہور سے. ٹھیک بات ہے, کلیئر ہے. عصر اسلامی تبھی سے شروع ہوگا نا جب اسلام کا ظہور ہوا. ٹھیک ہے, تب اسلام کا ظہور ہوا اور ختم کب تک, یہ چلتا کب تک ہے, تو اس میں عصر اموی ہے. تو جب عصر اموی ختم ہو جاتا ہے تب یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جب عصر اموی ختم ہو جاتا ہے تب یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور عباسیوں نے جب, اور امویوں کے بعد کس کی حکومت آئی, عباسیوں کی حکومت آئی. یعنی عباسیوں نے جب امویوں کی حکومت ختم کر دی, تب سے آپ کا عصر اسلامی ختم ہو جاتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا شروع ہوتا ہے عصر عباسی. تیسرے نمبر پہ کیا شروع ہوتا ہے, آپ کا عصر عباسی. تو جب عباسیوں کی حکومت شروع ہوئی اور عباسیوں کی ختم کب ہوئی, ٹھیک ہے, یہاں تک ان کا رہتا ہے. یعنی جب تک ان کی حکومت رہی وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جب تک ختم ہوئی وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کبھی کبھی عصر عباسی الاول بانٹا جاتا ہے, عصر عباسی ثانی, عصر عباسی ثالث, یا پھر کبھی عصر عباسی کو 2 بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے. یہ سب تقسیم ہے, وہ آپ اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. تو عصر عباسی ختم کب ہوتا ہے, تو شروع کب ہوتا ہے, جب امویوں کا ختم ہوا تب شروع ہوتا ہے. پھر ختم کب ہوتا ہے, جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا, تب جا کے آپ کا عصر عباسی ختم ہو جاتا ہے. ابھی ڈیٹ کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. ٹھیک ہے, پھر جب عصر عباسی ختم ہوتا ہے, چوتھے نمبر پر شروع ہوتا ہے آپ کا عصر ترکی. چوتھے نمبر پر آپ کا شروع ہوتا ہے عصر ترکی. ٹھیک ہے, عصر ترکی جس کو عصر عثمانی بھی کہا جاتا ہے. عباسیوں کی حکومت ختم, ان کی شروع. ٹھیک ہے, ان کی شروع, اور یہ چلتا ہے, کافی لمبا چلا ہے. اور یہ آپ کا چلا ہے جبکہ مصر میں محمد علی بادشاہ مصر پہ بیٹھے ہیں. ایک یہ قول ہے, یا اسی طریقے سے نیپولین بوناپارٹ نے جب مصر پہ حملہ کیا اور اس کے بعد جب نہضہ حدیثہ شروع ہوئی, یعنی دوبارہ سے ادب میں ترقی شروع ہوئی, ادب کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا, تب تک یہ آپ کا عصر ترکی چلتا ہے. اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر آتا ہے آپ کا عصر حدیث, جو کہ چلتا ہے آپ کا, وہاں سے شروع ہوتا ہے, یعنی نیپولین بوناپارٹ جس نے 1798 میں حملہ کیا وہاں سے, یا محمد علی پاشا جو کہ 1805 میں مصر کے تخت پر بیٹھا, 1805 میں مصر کے تخت پر بیٹھا. ان 2 اقوال کے مطابق جو بھی ہوگا لگا دینا, وہاں سے عصر حدیث شروع ہوتا ہے اور ابھی تک وہ عصر حدیث چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ عصر نہضہ ہے. ہو سکتا ہے کبھی بعد میں اس کو بدلیں, جب عصر انحطاط پھر سے شروع ہو جائے تو پھر عصر نہضہ, پھر عصر انحطاط شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر ڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو عصر جاہلی کی ڈیٹ کیا ہوگی, عصر جاہلی کی ڈیٹ ہوگی آپ کی 475 سے 622. اس کو لکھ لینا, بہت ساروں کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 475 سے 622 یہ ہوا آپ کے عصر جاہلی کا.
ठीक है। फिर उसके बाद असर इस्लामी का हुआ 622 से 750, ये तकरीबन बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, 123 साल बन रहे हैं। 622 से 750 ये आपका बना असर इस्लामी का, ठीक है, 622 से 750 असर इस्लामी का बना, जहाँ पर आपकी अब्दुल हमीद अल कातिब 132 में उनकी वफ़ात हुई ना, तो 750 में उनकी वफ़ात हुई है। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है असर अब्बासी, जो कि चलता है 750 से 1258, ये हम ईस्वी की बात कर रहे हैं, 750 से 1258, 750 से 1258, इसको याद कर लेना। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे असर तुर्की शुरू होता है, जो कि 1258 से आपका चलता है 1798 तक, 1258 से 1798 तक आप इसको भी लिख सकते हैं। और उसके बाद असर हदीस 1798 से अब तक चल रहा है। अगर हिजरी की बात करें तो हिजरी जो है असर जाहिली को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो असर उम्वी जो है ख़त्म होता है आपका 132 हिजरी में, असर उम्वी जो है आपका ख़त्म होता है 132 हिजरी में, क्लियर है। फिर उसके बाद असर अब्बासी 132 हिजरी में शुरू होता है और 656 में ख़त्म होता है, 656 में ख़त्म होता है, ठीक है, 656 में ख़त्म होता है। इसी तरीके से जो असर तुर्की है वो आपका 656 में शुरू होता है, यानी अब्बासियों के ख़त्म होने के बाद, और 1220 तक चलता है। 656 में ख़त्म हुआ और 1220 तक चलता है। और उसके बाद असर हदीस 1220 से अब तक चल रहा है, जो कि 1439, 41 या 42 इस तरह से कुछ चल रही है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कितनी चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक सवाल असरे उसूर के बारे में हुआ। तारीख़ुल अदब अल अरबी अल अब्बासी के जो 5 उसूर में बांट दिया गया है उनके ताल्लुक़ से हमारा एक सवाल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये 2 कंसेप्ट, तकरीबन 2 या 3 कंसेप्ट के ताल्लुक़ से हमने गुफ्तगू की है, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर हम एक बात का इजाफ़ा करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर जो शेर जाहिली हम तक पहुँचा हुआ है, ठीक है, जो शेर जाहिली हम तक पहुंचा हुआ है वो किस ज़ुबान में पहुंचा हुआ है, ये एक सवाल बनता है। तो पहले मैं बता दूं उससे पहले कि जो अरबी ज़ुबान है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अरबी ज़ुबान को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अल-लुग़ा अल-अरबिया को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1 आपका है लुग़तुश शिमाल, ठीक है, नंबर 1 आपका है लुग़तुश शिमाल, नंबर 2 आपका है लुग़तुल जुनूब, ठीक है, लुग़तुल जुनूब। और शिमाल और जुनूब के ताल्लुक़ से हम जानते हैं कि शिमाल कौन है, ये आपके अदनानी हैं, जुनूब कौन है, ये आपके कहतानी हैं, ठीक है, शिमाल वाले कौन हैं, ये आपके अदनानी हैं और जुनूब वाले आपके कहतानी हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जो हमें शेर जाहिली हम तक पहुँचा है वो सारा का सारा लुग़त अदनान में पहुँचा है, अक्सर जो है हम अब तक लुग़त अदनान में पहुँचा है। किस ज़ुबान में पहुँचा है, लुग़त अदनानिया में, यानी लुग़त शिमाल में पहुँचा है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद करेंगे। इसी तरीके से यारुब बिन कहतान एक है, यारुब बिन कहतान जो है जिसकी तरफ निस्बत होती है कहतानियों की, इनको अबुल लुग़ा अल अरबिया कहा जाता है। यारुब बिन कहतान को आपका अबुल लुग़ा अल अरबिया कहा जाता है, ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमारा शायद अलग अलग कंसेप्ट आ रहा होगा जिसको हम हल कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है, यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है जिसके ताल्लुक से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया दुरिसत अखबारुहुम, जिनके अखबार, जिनके बारे में चीज़ें मिट गईं, व तुमिसत आसारुहुम, और उनके आसार भी मिट गए। तुमिसा दुरिसा माना एक ही है, ठीक है, उनके बारे में ना मालूमात है, ना कोई स्टोरी है, ना कहानी है। तो किन के बारे में है, तो ये आपका बायदा के बारे में है। किनके बारे में है, बायदा के बारे में है। फिर उसके बाद आयदा, आयदा कोई चीज़ नहीं होती, आरिबा है, मुस्तारिबा है, अभी उसी को हम समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मुअर्रिखीन ने क्या किया है, अरब को 3 तबकों में बांटा है, अरब को सलासु तबक़ातिन, 3 तबक़ात में बांटा है, जिनमें से आपके सबसे पहले आते हैं बायदा, दूसरे नंबर पर आते हैं आरिबा और तीसरे नंबर पर आते हैं मुस्तारिबा। तो बायदा के बारे में वही सबसे मोटी बात जो ऊपर लिखी हुई है कि दुरिसत अखबारुहुम व तुमिसत आसारुहुम, ठीक है, कि इनके अखबार, इनके बारे में कुछ नहीं पता है। और बायदा के माने में हमेशा मैं कहता हूँ कि बादा या बीदो के माने होता है हलाक हो जाना, तो गोया कि वो हलाक हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं जाना जाता, उनके बारे में कुछ भी नहीं पहचाना जाता है, ठीक है, कुछ नहीं जाना जाता है, कोई खबर नहीं है। अब उसमें क्या करना है आपको, बस इनके कबीले याद करना है। तो कभी कभी एक सवाल ये भी आता है कि जो अरब को कितने तबकों में बांटा जाता है, तो याद करना 3 तबके हैं, 1, 2 और 3। कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है। तो बायदा के जो आपके कबाइल हैं वो आप याद कर लें। नंबर 1 आद, समूद,
इन दोनों का तस्करा तो कुरान में है। आद समूद उहलिकू बित्तागिया, ठीक है, समूद के बारे में भी है कि वो भी हलाक कर दिए गए, तो ये हलाक कर दिए गए, ये मिटा दिए गए, अब नहीं है ये। तो आद व समूद एक जोड़ा हो गया, तस्म व जुदैस, ठीक है, तस्म व जुदैस, सिहार व जासिम, सिहार व जासिम। तो ये 6 कबीले हैं, इनको याद कर लें। आपने सबसे पहले आद व समूद का याद किया, दूसरा जोड़ा तस्म व जुदैस का याद कर लिया, और तीसरा जोड़ा आपने सिहार व जासिम का याद कर लिया, सिहार व जासिम का याद कर लिया। तीसरे नंबर पर आता है, ये अलग कर लें, चलो ये तो ख़त्म हो गए। अब आरिबा का मतलब अब 2 ऐसे बचे जो मौजूद हैं, अब भी चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। तो आरिबा का मसला मोटे तौर पे कि जो असल अरबी है, आरिबा का मसला मोटे तौर पे कि जो असल अरबी हैं, और मुस्तारिबा का मतलब क्या है, जो अरबी नहीं है बल्कि मुस्तारब, जो अरबियाए गए हैं, जो अरबी हुए हैं, जिन्होंने अरब को अपनाया है, जिन्होंने अरबी ज़ुबान को अपनाया है, ठीक है, उनकी अरबी ज़ुबान अपनी नहीं है। तो आरिबा असली है और मुस्तारिबा नकली है बाद में, ठीक है। अब यहीं पर देखते हैं आरिबा जो कि शिमाल वाले हैं, आरिबा जो कि यमन वाले हैं, ठीक है, जुनूब वाले हैं, और मुस्तारिबा जो कि आपके शिमाल वाले और अदनानी हैं, ठीक है। तो आरिबा किनको कहा जाता है, अदनानियों को, शिमालियों को, ठीक है, उल्टा फिर बोल रहा हूँ। आरिबा किनको कहा जाता है, आपका जुनूबियों को, ठीक है, और कहतानियों को, जो असल अरबी हैं। और कहा जाता है कि यमनियीन, जुनूब माने यमन वाले, ठीक है, जो अरबी ज़ुबान है यमनियों की ही अरबी ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान जो है वो यमनियों की ही अरबी ज़ुबान है। किसकी? यमनियों की ही अरबी ज़ुबान है, आपकी आरिबा वालों की, जो असल अरबी हैं। आरिबा मतलब जो असल अरबी हैं, और वो कौन है, वो यमन वाले हैं। यमन वाले कौन? जुनूब वाले। जुनूब वाले कौन? कहतानी, ठीक है, कहतानी। इस तरीके से आप याद करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो 2 बड़े में क्या बटे, नंबर 1 कहतानीयून जो कि आपके आरिबा हैं, जिसको आरिबा का नाम दिया गया, जो कि जुनूब वाले हैं। नंबर 2 मुस्तारिबा जो कि है अदनानीयून, जिनको नज़ारियून, ठीक है, इसी तरीके से हिजाजीयून कहा जाता है। और मोटे तौर पे बात करें तो आरिबा जो लोग हैं, ये आरिबा जो है आपके, ये कहाँ पर बसे थे? आरिबा ये आपके यमन में बसने वाले थे, यमन में रहने वाले थे। जबकि मुस्तारिबा जो कि अदनानी हैं, ये आपके हिजाज़ में रहने वाले थे, हिजाज़ में रहने वाले थे, ठीक है, हिजाज़ में रहने वाले। बाकी ये बाइदा जो हैं, इनके मसाकिन जो है ओमान और बहरैन में हुआ करते थे। बाइदा जो हलाक हो गए, इनके मसाकिन कहाँ हुआ करते थे? आज के ओमान और बहरैन में इनके मसाकिन हुआ करते थे, ठीक है। तो आरिबा किसको कहते हैं? आरिबा कहतानियों को कहते हैं, यानी असल अरबी। और ये जुनूबी हैं, इनको जुनूब वाला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? जुनूब वाला। और ये यमन के रहने वाले हैं। बाकी इनके 2 मोटे कबीलों के बारे में बात करें तो इनके 2 मोटे कबीले हैं, याद कर लेना, हिमियर व कहलान। हिमियर व कहलान, ये 2 मोटे कबीले हैं, ठीक है। आरिबा के 2 मोटे कबीले हैं, हिमियर व कहलान, यानी बड़ी शाखें हैं बाकी इसके अंडर में जो आती हैं, हिमियर व कहलान। बाकी इनमें कहलान, बाकी उसके अलावा और कौन है इनके अंदर में? कौन आते हैं? आरिबा कहतानी और जुनूबियों के अंदर हमदान आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तय आते हैं, इसी तरीके से आपका मुजहज आते हैं, इसी तरीके से आपका कंदा आते हैं, इसी तरीके से आपका लख्म आते हैं, इसी तरीके से आपका बनुल मुंजिर आते हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपका अज़द आते हैं, इसी तरीके से आपका अल औस आते हैं, और औस अल खजरज इसी से आते हैं। तो अल औस अल खजरज जो कहाँ से हैं? वो आपके कहतानी हैं, जुनूबी हैं, ठीक है। यानी ये आप याद कर सकते हैं। बाकी मुस्तारिबा की मैंने मोटी मीनिंग बताई कि मतलब जो असल अरबी नहीं है बल्कि अरबी को उन्होंने अपनाया है और अरबी ज़ुबान अपनी बनाई है। तो ये कौन है? ये इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। हुम वुल्दे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वलद इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। ये हिजाज़ में आए थे, बाहर के थे, हिजाज़ में आए थे, वहाँ पर रहे, वहाँ पर रिश्तेदारी जोड़ी, ठीक है, शादी की, और उसके बाद फिर ये वहीं के होकर रह गए। और ये इनको अदनानीयून कहा जाता है, इनको हिजाजीयून कहा जाता है, इनको नज़ारियून कहा जाता है, ठीक है। ये 3 नाम इनके याद करें। शिमाल वाले हैं मुस्तारिबा। और बाकी इनके कबीलों के बात करें तो इनके 2 मोटे कबीले हैं। एक कबीला है रबिया व मुदर, एक कबीला रबिया है, एक मुदर है, ठीक है। इनके 2 मोटे कबीले हैं। इसी तरीके से अनमार व आयाद भी मोटे कबीलों में से है, ठीक है। रबिया व मुदर
اور انمار و آیات بھی ہے۔ باقی آپ دیکھیں بڑے قبیلوں میں سے بکر و تغلب انہی میں سے آتے ہیں، بکر و تغلب انہی مستعربہ میں سے آتے ہیں، شمالیوں میں سے عدنانیوں میں سے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا حوازن و غطفان ہے، انہی میں سے آتے ہیں، حوازن و غطفان انہی میں سے آتے ہیں۔ آپ کے عبس و زبیان بھی انہی میں سے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیس اعلان بھی انہی میں سے آتے ہیں، تمیم انہی میں سے آتے ہیں، حذیل انہی میں سے آتے ہیں، بنو اسد انہی میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا کنانہ بھی انہی میں سے آتے ہیں، آپ کا قریش بھی انہی میں سے آتے ہیں، بنو ہاشم بھی انہی میں سے آتے ہیں، بنو عفد بھی انہی میں سے آتے ہیں۔ تو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہ مستعربہ ہیں۔ تو پیچھے ایک بات ہم نے پڑھی کہ جو شعر جاہلی ہم تک پہنچا ہے وہ کس سے پہنچا ہے؟ اکثر عدنانیوں سے، کیونکہ دیکھیں آپ سارے شاعر قبیلے، بکر و تغلب شاعر یہیں سے، حوازن و غطفان شاعر یہیں سے ہوتے ہیں اکثر، عبس و زبیان، بنو اسد سے شاعر، تمیم سے شاعر، ٹھیک ہے، کنانہ سے شاعر، یہاں سے شاعر ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جو شعر جاہلی ہم تک پہنچا ہے وہ عدنانیوں کی زبان میں پہنچا ہے۔ تو یہ اگلا ایک اور کنسیپٹ ہمارا اس کوشچن سے پورا ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی اور آپ کا ریویژن بالکل ٹاپ کلاس کا ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک سوال ہے، عمرو بن ہند ملک من، تو عمرو بن ہند جو ہے آپ کا کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو عمرو بن ہند جو ہے آپ کا مناظرہ کا بادشاہ ہے۔ کن کا بادشاہ ہے؟ مناظرہ کا بادشاہ ہے۔ اب ہم جو ہے موٹے طور پہ انہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے جو مملکات تھیں۔ ایک مملکت تھی یعنی جاہلیت میں، ٹھیک ہے، جاہلیت میں ادب عربی کے ٹائم پہ یا ادب عربی سے پہلے کون کون سی جاہلیت تھیں، یا اسی کے ٹائم پہ کہہ لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرہ کے پاس آپ کے نابغہ زبیانی رہتے تھے، پھر غساسنہ کے بعد آپ کے القمہ الفحال، ابھی نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مناظرہ جو ہیں ان کی راجدھانی ہیرا میں تھی، ٹھیک ہے، مناظرہ جو ہے ہیرا میں تھی، اور مناظرہ ہے کون؟ یہ لخم قبیلے سے ہیں، لخم قبیلے سے ہیں، لخم قبیلہ جو کہ یمنیہ، جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا، عاربہ میں سے، عاربہ قحطانیوں میں سے، یمنی والوں میں سے لخم قبیلہ ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مناظرہ بھی ہیں یا پھر لخمیین بھی ہیں، انہوں نے ہی یا مناظرہ نے، ہم دیکھیں گے منذر بن معصمہ نے، ٹھیک ہے، لخمیین نے یا مناظرہ نے ہی آپ کا امر القیس کو قتل کیا تھا، امر القیس کو قتل کیا تھا، یا پھر جو بھی ہے، یا پھر امر القیس جو ہے ان لخمیون سے اپنے باپ کی حکومت واپس لینا چاہ رہا تھا، یرید ان یسترجع مملکۃ ابیہ من اللخمیین والمناظرہ، ٹھیک ہے، وہ چاہتا تھا کہ ان لخمیین سے، ان مناظرہ سے، تو گویا کہ موٹی بات کیا ہوئی، یہ ہیرا میں تھے، ٹھیک ہے، ہیرا ان کی راجدھانی تھی، اور یہ آپ کے لخمی ہیں، لخم جو قبیلہ بھی ہم نے ذکر کیا، اور یہ یمنی قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا یمنی قبیلہ ہے۔ باقی ان کا پہلا جو بادشاہ ہے، پہلے والے سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ صرف یاد ہی کر لیں تو کافی ہے، ہاں اگر یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ پہلا ان کا جو بادشاہ ہے وہ ہے عمرو بن عدی اللخمی، عمرو بن عدی اللخمی۔ اس کے بعد منذر بن معصمہ، کافی مشہور ہے یہ بندہ، بہت حرامی ہے، منذر بن معصمہ، منذر بن معصمہ، اس نے امر القیس کو پریشان کیا، اس نے عبید بن ابرس کو مارا، اس نے ٹھیک ہے، اور اسی کو شاعر و یوم البعث کہا جاتا ہے، شاعر و یوم البعث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شراب پی کے کسی کو حملہ کر دیا، شراب پی کے 2 لوگوں کو مار دیا، ایک لوگ کو مار دیا اس نے، منذر بن معصمہ نے۔ تو اس کو بہت بعد میں پتہ چلا، تو وہ کافی نفرت ہوئی اپنے آپ سے، یار یہ میں نے کیا کر دیا، تو اس کے بعد انہیں کیا کیا، ایک دن ایسا بنایا کہ جو اس دن جو آئے گا اس پہ نعمتیں لٹائی جائیں گی، لیکن ایک دن ایسا ہوا جو اس کے پاس آئے گا وہ مرے گا، تو بیچارے عبید بن ابرس پھنس گئے، ٹھیک ہے، عبید بن ابرس اس کے پاس اس دن گئے جبکہ یہ مارتا تھا، ٹھیک ہے، مارتا تھا، تو اس نے منذر بن معصمہ کن سے ہے؟ مناظرہ سے ہے، ٹھیک ہے، مناظرہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ان میں سے ایک اور بھی ہے، عمرو بن ہند، عمرو بن ہند، یہ بھی حرامی کہہ سکتے ہیں ہم، عمرو بن ہند، اس کو محرک کا لقب دیا جاتا ہے، کس کا لقب دیا جاتا ہے؟ محرک کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے ایک شاعر کو قتل کیا تو اس کا انتقام لیا، انتقام تو نہیں لیا لیکن اس کو مارا بھی ایک شاعر نہیں ہے، اس نے کس کو مارا؟ طرفہ بن العبد کو، بیچارے کو، ٹھیک ہے، کم عمر تھی، کل 26 سال کے تھے، طرفہ بن العبد کو، طرفہ بن العبد نے، عبد کو اس نے مارا، عمرو بن ہند نے، اس کا بھی شاید کچھ ایسا ہی کچھ چکر تھا، ٹھیک ہے، عمرو بن ہند نے طرفہ بن العبد کو مارا، جبکہ اس کو نپٹایا کس نے؟ آپ کا عمرو بن کلثوم نے، جو آگے ہم ابھی پڑھ رہے ہوں گے، عمرو بن کلثوم نے اس کو نپٹایا، ٹھیک ہے، عمرو بن کلثوم نے اس کو مارا، ٹھیک ہے، عمرو بن کلثوم نے اس کو مارا۔ تو یہ آپ کا ایک بادشاہ یہ ہو گیا۔ اوپر ہم نے ایک پڑھا منذر بن معصمہ، اس کا میں نے بتایا امر القیس سے تعلق، عبید بن ابرس سے تعلق، یہ ہے آپ کا عمرو بن ہند، اس کا طرفہ سے تعلق، اسی طریقے سے آپ کا عمرو بن کلثوم سے تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے آپ کا جس کا نام ہے نعمان بن منذر،
نعمان بن منذر، نعمان بن منذر اس کا بھی ہم دیکھیں گے کس کس سے تعلق ہے۔ نعمان بن منذر جس کی کنیت ہے ابو قابوس، ابو قابوس، یہ کافی لمبا رہا اور شاید کافی مشہور بھی ہے۔ نعمان بن منذر، نعمان بن منذر، ٹھیک ہے، نعمان بن منذر۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے کہ اسی کے پاس جو ہے آپ کا نابغہ ذبیانی رہتے تھے، نابغہ ذبیانی جو ہے اسی کے پاس رہتے تھے، اور نابغہ ذبیانی پر یہی ہے جس نے نابغہ ذبیانی پر اپنا کرم کیا، اپنی عطایا اس پر بخشی، جس کے بعد جس کی وجہ سے نابغہ ذبیانی کے بارے میں آتا ہے کہ نابغہ ذبیانی جو ہے اکل فی آنیت الذہب والفضہ، کہ وہ شاعر جاہلی ہے جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھایا۔ اس کو کس کی مرہون منت تھی؟ آپ کا نعمان بن منذر کی، نعمان بن منذر کی وہ مرہون منت تھی، اس نے کرم کیا، اس پر بخشش اور عطایا بخشی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے پاس حسان بن ثابت بھی آتے تھے۔ تو اب یہ ٹوٹل مناظرہ ہوئے جس میں ہم نے 4 کے بارے میں گفتگو کی۔ 4 نمبر 1 عمرو بن عدی اللخمی، تو وہ پہلا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ منذر بن السما، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ہم نے بات کی تیسرے والے کے بارے میں عمرو بن ہند کے بارے میں، پھر اس کے بعد نعمان بن منذر کے بارے میں۔ تو نعمان بن منذر کے بارے میں جو آتا ہے کہ وصف المتجردہ، وصف المتجردہ، تو اصل میں ہوا تھا کیا تھا؟ متجردہ کا مطلب ننگا ہونا، ننگا ہونا، متجردہ یہ مؤنث ہے تو گویا کہ ننگی عورت، ٹھیک ہے، تو ننگی عورت کو بیان کرنا وصف المتجردہ۔ تو قصہ کیا ہے؟ نابغہ ذبیانی نے ایک شعر ایسا کہا، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، نابغہ ذبیانی چونکہ مزے میں رہتے تھے تو حاسدین تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حاسدین نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک شعر کہا نابغہ ذبیانی نے، تو کہا دیکھ رہے ہو کیا بیان کر رہا ہے، یہ تو وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے کسی کو ننگا دیکھا ہو، تو آپ کی بیوی کو اس نے ننگا دیکھا ہے تو ایسے شعر کہہ رہا ہے، تو اسی وجہ سے وصف المتجردہ یعنی زوج النعمان۔ تو پھر پتہ چلا کہ نابغہ کو کسی نے بتایا ان کے خیر خواہ نے کہ تم کو مارنے والے ہیں، تو پھر چلے گئے تھے، یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد غسانیوں کے پاس چلے گئے تھے آپ کے کون؟ نابغہ الذبیانی، اور نابغہ ذبیانی پھر وہاں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد واپس آئے، حالانکہ جب واپس آئے تو ان کی بھی چاہت تھی کہ میں واپس آ جاؤں نعمان بن منذر کے پاس یا مناظرہ کے پاس، اور مناظرہ بھی چاہتے تھے کہ آ جائیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے اعتذاریات کہا، اعتذاریات مطلب معذرت کی، معذرت کے والے اشعار کہے، جس کی وجہ سے ان کو صاحب الاعتذاریات کہا جاتا ہے، اور یہ ڈرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے اشعار الشعراء اذا رہبا۔ کس کو؟ نابغہ الذبیانی کو، اشعار الشعراء اذا رہبا۔ پھر اس کے بعد ہم غساسنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ غساسنہ کون ہے؟ غساسنہ یہ بھی یمنی ہے، اور یہ تینوں یمنی ہیں، یمنی تینوں ہیں۔ غساسنہ یہ قبیلہ ازد ہے، یہ بھی یمنی ہے۔ کندہ یہ قبیلہ کندہ، ان کا کندہ ہی نام ہے۔ یہ مناظرہ، یہ لخم، تینوں یمنی ہیں۔ بس ختم بات، ٹھیک ہے، بس ختم، یہاں پر تینوں یمنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا غساسنہ ہوا، اور غساسنہ ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ جس جگہ یہ ٹھہرے تھے، جس جگہ یہ ٹھہرے تھے وہ آپ کے مائے غسان، ایک غسان سرچشمے کے پاس یہ ٹھہرے تھے، جس کی وجہ سے ان کو غساسنہ کہا جاتا ہے۔ تو غساسنہ یہ بھی یمنی ہے، اور ان کے پہلے بادشاہ کا نام جفنہ بن عمرو ہے، جفنہ بن عمرو ہے، جس نے جو کہ مؤسس ہے، جس کی وجہ سے غساسنہ کو آل جفنہ بھی کہا جاتا ہے، آل جفنہ بھی کہا جاتا ہے غساسنہ کو۔ یاد کرنا آل جفنہ کون ہے؟ تو یہ غساسنہ ہے، کیونکہ ان کے مؤسس یا پہلے بادشاہ جو ہیں جفنہ بن عمرو ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں الحارث بن ابی شمر، الحارث بن ابی شمر الغسانی، جنہوں نے زیقار، غزوہ جو زیقار ہوا، حزب زیقار یا حرب و زیقار کہیں، اس میں آپ فرس کے خلاف لڑے تھے، حارث بن شمر الغسانی۔ اور حارث بن شمر الغسانی یہ وہی ہیں کہ جن کے توسط سے، حارث بن شمر الغسانی کے توسط سے امر القیس جو ہیں آپ کے، ان کے قسطنطنیہ کے قیصر جنستیان یعنی اس کے پاس پہنچے تھے، ٹھیک ہے، قیصر روم کے پاس پہنچے تھے حارث بن شمر الغسانی، ٹھیک ہے۔ مناظرہ کے پاس کون رہتے تھے؟ موٹے طور پہ نابغہ ذبیانی، اسی طریقے سے حسان بن ثابت بھی رہے۔ اور غساسنہ کے پاس کون رہتے تھے آپ کے؟ موٹے طور پہ حسان بن ثابت، نابغہ ذبیانی بھی، علقمہ الفحل بھی، اور المرقش الاکبر بھی۔ اسی طریقے سے مملکت و کندہ، مملکت و کندہ یعنی جس قبیلے سے آپ کے امر القیس ہیں، یعنی یہ بادشاہوں والا قبیلہ ہے، چنانچہ ان کے پہلے، ٹھیک ہے، حجر بن عامر، حجر بن عمرو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یمنی ہے، یہ بھی آپ کا یمنی قبیلہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اور کنسیپٹ یہاں پر پورا ہوا جو مملکات کے بارے میں ہے۔ اب اگلا کنسیپٹ شروع ہو رہا ہے آپ کا جنگوں کے تعلق سے بھی، اس کو بھی انشاءاللہ ابھی ہم نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو حرب سباق کس کو کہا جاتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ حرب سباق کس کو کہا جاتا ہے؟
ठीक है। हर्ब सिबाक किसको कहा जाता है? तो हर्ब सिबाक जो है आपका दाहिस वल गबरा को कहा जाता है। हर्ब सिबाक किसको कहा जाता है? आपका दाहिस वल गबरा को कहा जाता है। अब मोटे तौर पे आपको याद रखना है, बसूस जो नाम है ये आपका एक औरत का नाम है। खालतो जस्सास, जस्सास की खाला का नाम है, जस्सास की खाला का नाम है आपका हर्ब बसूस, ठीक है। हर्ब बसूस जो है जस्सास की खाला का नाम है। अब मोटे तौर पे बताऊं, आप लिख लेना उर्दू में, आपकी अपनी जो जुबान हो, जो बसूस जो जंग हुई है, बसूस जो जंग हुई है, तो बसूस, अरे हाँ औरत का नाम नहीं है, हाँ हर्ब बसूस खालतो जस्सास, हाँ खालतो जस्सास का नाम है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि बसूस जो एक औरत थी, इसकी एक ऊँटनी या इसका एक जानवर था, जो कि ये किससे थे? ये कबीले बकर से हैं, ये कबीले बकर से। जस्सास किससे है या बसूस किससे है? बसूस ये औरत जो है ये कबीले बकर से है। तो इनका कोई नाका, इनकी ऊँटनी जो है एक तगलब वाले के उसके खेत में चरने लगी थी, तो जिसकी वजह से उसने तीर मारा और फिर ऊँटनी मर गई। फिर जस्सास आया, ठीक है, जस्सास आया, जस्सास ने उस आदमी को मार दिया। फिर उसके बाद से वो पूरी जंग शुरू हो गई। तो बसूस ये है कबीले बकर से है, इनकी ऊँटनी थी और जिसने ऊँटनी को मारा वो कबीले तगलिब से था, और फिर जस्सास ने फिर कबीले तगलिब वाले आदमी को मारा। फिर उसके बाद पूरी जंग छिड़ गई। ये वजह है, आप लिख सकते हैं कि ऊँटनी की वजह से ऐसा कुछ हर्ब बसूस छिड़ी है। दाहिस वल गबरा क्यों छिड़ी है? तो दाहिस वल गबरा का ऐसा कुछ है कि कोई काफिला लूटा गया था। काफिलतुन ये हिंदी में भी आता और आपका अरबी में भी आता है। तो काफिलतुन दाहिस वल गबरा में काफिला लूटा गया था। तो बसूस एक औरत का नाम और दाहिस वल गबरा ये दो घोड़ों के नाम हैं। दाहिस वल गबरा ये दो घोड़ों के नाम है। किसके? फरसाने, ठीक है, फरसाने दो घोड़ों के नाम है, जो कि दो घोड़े थे कैस बिन जुहैर के। दो घोड़े किसके थे? कैस बिन जुहैर के, ठीक है। अब यही दो मोटी हैं, इनको पढ़े हम देख लेते हैं। नंबर एक आपका है हर्ब बसूस। तो हर्ब बसूस ऊपर अभी मैंने बताई बकर व तगलिब के दरमियान हुई। किसके दरमियान? बकर व तगलिब के दरमियान। और ये दोनों कबीले वाइल के अंडर में आते हैं, वाइल की शाखें हैं। किसकी? कबीले वाइल की शाखें हैं, ठीक है। वाइल जो कि साहबान बिन वाइल शायद उसी में से हैं, बाहिली और वाइली हैं वो, ठीक है। तो हर्ब बसूस किसके दरमियान हुई? बकर व तगलब के दरमियान। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि तगलिब जीत गए, तगलिब जीत गए। 40 साल तक चली, 40 साल तक चली। और इसकी डेट जो बताई जाती है वो बताई जाती है 496, 496 में शुरू हुई। कब? 496 में शुरू हुई और इसी तरीके से 40 साल तक चली। और इस जंग के बतल किसको कहा जाता है? बतल कहा जाता है अदी बिन रबिया को। अदी बिन रबिया को बतल व हर्बिल बसूस कहा जाता है, जिनका नाम है मुहलहिल अत-तगलबी। मुहलहिल अत-तगलबी। मुहलहिल कौन है? इम्रुल कैस के मामू और आपके आम्र बिन कुलसूम के नाना। इम्रुल कैस के मामू और आम्र बिन कुलसूम के नाना। इम्रुल कैस के मामू और आम्र बिन कुलसूम के नाना, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। तो बतल किसको कहा जाता है? हर्ब बसूस का। हर्ब बसूस का बतल कहा जाता है आपका मुहलहिल अत-तगलबी को। फिर उसके बाद दाहिस अल गबरा जो जंग है वो हुई है आपके अबस व जुबियान के दरमियान। अबस व जुबियान के दरमियान। और ये दोनों कबीले गतफानियों के अंडर में आते हैं। किसके? गतफानियों के अंडर में आते हैं ये दोनों कबीले। इसका नतीजा क्या हुआ? सुलह हुई है। क्या हुआ इसका नतीजा? सुलह हुई है। इसका नतीजा ये जंग भी 40 साल तक रही और ये बसूस के बाद हुई। बसूस कब हुई थी? 496 में। और दाहिस वल गबरा 568। दोनों 40-40 साल चली हैं, दोनों 40-40 साल चली हैं। और हम देखें बकर व तगलिब ये भी आपके अदनानी हैं, अबस व जुबियान ये भी आपके अदनानी हैं। तो गोया कि ये दोनों जंगें अदनानियों के दरमियान हुई हैं, अदनानी कबाइल के दरमियान ही हुई हैं, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया होगा। बाकी दाहिस वल गबरा का जो बतल जिसको माना जाता है वो बतल माना जाता है आपका अंतरा बिन शद्दाद को, अंतरा बिन शद्दाद को, ठीक है। अब मोटे तौर पे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बसूस किसका नाम है? जस्सास की खाला यानी औरत का नाम है। दाहिस वल गबरा दो घोड़ों का नाम है। और ये दोनों जंगों के नाम है, ये दोनों जंगों को कहा जाता है, ठीक है। बसूस किसके दरमियान हुई? बकर व तगलब के दरमियान। दाहिस वल गबरा किसके दरमियान हुई? अबस व जुबियान के दरमियान, ठीक है।
अबसवा जुबियान के दरमियान ये आपकी जंगें हुई हैं। इसी तरीके से बसूस में कौन जीता? तगलब जीता। दाहिस वल गबरा में क्या हुआ? सुलह हो गई। इसी जंग के ताल्लुक से अंतरा बिन शद्दाद को बतल कहा जाता है, यानी आपके मुअल्लक़ात वालों में से और मुअल्लक़ात में से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने इस जंग के बारे में लिखा है, जो सुलह कराई थी दो मुर्रियों ने, ठीक है, दो बादशाहों ने, हरम बिन सिनान और ठीक है औफ ने, उनके बारे में आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने मदह भी की है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ये हमारा हुआ। इसके बाद हम दूसरी जंगों के मुतालिक गुफ्तगू हमने यहाँ पर दाहिस वल गबरा और बसूस के ताल्लुक से, इन दो जंगों के ताल्लुक से डिटेल गुफ्तगू की। उसके बाद तीसरे नंबर की जो जंग आती है वो आती है आपकी हर्बो ज़ीवकार, हर्बो ज़ीकार, हर्बो ज़ीकार। हर्बो ज़ीकार ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये जंग जो है अरब और फुरुस के दरमियान है, अरब और फुरुस के दरमियान हुई है। किसके दरमियान? मोटे तौर पे याद करेंगे, अरब और फुरुस के दरमियान ये जंग हुई है, अरबियों के और फारसियों के दरमियान ये जंग हुई है। और ज़ीकार ये कहाँ पर वाक़ है? ये जंग हुई कहाँ पर है? इराक़ के अंदर, इराक़ के अंदर। ठीक है, इराक़ के अंदर ये जंग हुई है। इसी तरीके से अपने मुअल्लक़ा में इस जंग का तज़किरा किया है आपका आशा ने, आशा ने अपने मुअल्लक़ा के अंदर इस जंग का तज़किरा किया है। जैसे ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने दाहिस वल गबरा का तज़किरा किया है, उसी तरीके से ज़ीकार का तज़किरा जो है आपका कि हम जीते, अरब जीते फ़ारसियों से, इस बात का तज़किरा किया है। ये जंग कब हुई है? इस जंग के ताल्लुक़ से कई अक़वाल हैं, लेकिन मैं आपको 609 या 610 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 609 या 610 लिख सकते हैं। और ये ज़ीकार, ये जंग जो है, इसमें आपके अंतरा बिन शद्दाद भी शामिल हुए हैं, अंतरा बिन शद्दाद भी शामिल हुए हैं। ठीक है, अंतरा बिन शद्दाद इसमें भी शामिल हुए हैं। जैसे वो दाहिस वल गबरा में शामिल हुए, दाहिस वल गबरा जो कि 568 में हुई, 568 से फिर 40 साल चली, तो इसी तरीके से अंतरा बिन शद्दाद इस जंग में भी शामिल हुए हैं। और इस जंग के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हादा अव्वलु यौमिन अख़ज़त फ़ीहिल अरबु अलल अजम, ये पहला दिन है कि जिसमें बिहक़्क़िन, जिसमें अरब ने अजम को जीता है, अजम को, अजम पे पार पाया है, अजम को जीता है, अजम से अपना हकीकी तौर में अपना हक लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हर्ब ज़ीकार के ताल्लुक़ से हो गया। फिर इसी तरीके से एक और जंग जो मशहूर है हर्ब फ़िजार के नाम से। किसके नाम से? हर्ब फ़िजार के नाम से। इसकी डेट क्या बताई जाती है? 580। सबकी डेट जो है वो डेट सबकी लिख देना, मैंने सबकी डेट बताई आपको। ठीक है, हर्ब फ़िजार की डेट क्या बताई जाती है? 580। ये किसके दरमियान हुई? किनाना व कैस के दरमियान, किनाना व कैस के दरमियान। ये भी अदनानी कबीला है, ये भी अदनानी कबीला है। इसी तरीके से हर्ब फ़िजार इसको क्यों कहा जाता है? यहाँ तक कि कभी कभी हर्ब फ़ुज्जार भी कहा जाता है, लेकिन वो गलत है, हर्ब फ़ुज्जार नहीं, हर्ब फ़िजार है ये, क्योंकि इन्होंने फजूर किया था, अशरे हुरुम में लड़ाई की थी। जो अशरे हुरुम हैं आपके लगातार सलासुल मुतवालियात, लगातार 3 हैं आपके, ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा, इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम, इनमें इन्होंने लड़ाइयाँ की, जिसकी वजह से इसको हर्ब फ़िजार कहा जाता है। ठीक है, और ये जंगे हर्ब फ़ुजार 4 जंगें हुई हैं, अल-फ़ुजार अल-अव्वल, अल-फ़ुजार अल-सानी, अल-फ़ुजार अल-सालिस, अल-फ़िजार। ठीक है, हम फ़ुजार बोलते हैं लेकिन ये फ़िजार है। और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। ठीक है, और अपने चचाओं के लिए आप जो है तीर वगैरह, 15 साल की उम्र में आपकी उम्र थी जब आप इसमें शरीक हुए, और आप उनको उठाकर तीर वगैरह देते थे, दे रहे थे। ठीक है, ये एक जंग हुई। एक और जंग रह गई आपकी हर्ब बुआस के नाम से। ठीक है, एक और जंग है आपकी हर्ब बुआस के नाम से, जो कि हुई है औस वल खजरज के दरमियान। क्या हुई है? अल-बुआस, औस वल खजरज के दरमियान। और आपको याद होना चाहिए कि औस और खजरज जो है ये आपका यमनी कबीला है, यानी आरिबा का कबीला है। ठीक है, आरिबा का कबीला है। ठीक है, और ये हुई कहाँ है? यसरिब के अंदर हुई है, यसरिब के अंदर, और हिजरत से 5 साल पहले, हिजरत से 5 साल पहले। और आपको पता होगा हिजरत की साल क्या है? हिजरत की साल शायद जहाँ तक मुझे याद है 622 या 633 है, आप देख सकते हैं, थोड़ा लिख सकते हैं कमेंट में। और उससे 5 साल पहले इनकी वो हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हुआ हमारा पूरा जंगों वाला। एक और कंसेप्ट शुरू हो रहा है हमारा बाजार का। तो बाजार से भी क्वेश्चन आते हैं, सूक़ उकास के मुतालिक भी। तो यहाँ पर सवाल है सूक़ उकास कहाँ पर मौजूद है? तो सूक़ उकास जो है आपका ताइफ के अंदर मौजूद है। सूक़ उकास कहाँ पर मौजूद है? ताइफ के अंदर मौजूद है। 4 जंगों की 4 आपके इन बाज़ारों के नाम हम देख सकते हैं। नंबर 1 उकास है। ठीक है, नंबर 2 पे आपका ज़ुल मजाज है, ज़ू मजन्ना है।
नंबर 3 पे आपका जुल मजाज है। इसी तरतीब से आप इसको याद कर सकते हैं, शोहरत भी ऐसे ही समझ लें। फिर उसके बाद दौमतुल जंदल भी है, ठीक है, दौमतुल जंदल भी है। इसी तरीके से याद करें, सूके उकाज, जू मजिन्ना, जुल मजाज और दौमतुल जंदल। क्यों तरतीब से याद करें अभी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम इसकी जगह याद कर लेते हैं। हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद करना है, ठीक है, हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद करना है। क्या क्या चीज़ याद करना है सूके उकाज में या किसी भी बाजार के बारे में? एक तो कहाँ लगती थी जगह, दूसरी बात किस टाइम पे लगती थी, यानी हमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान के बारे में जानना है। वो कहाँ लगती थी, कब लगती थी, यही 2 बातें जानना है। लेकिन हाँ, छोटी सी चीज़ है, जैसे उकाज का बात करें तो नाबिगा दुबियानी का आता है कि वहाँ पर उनको कुब्बतुल हुमरा लगाया जाता था। अम्र बिन कुलसूम ने अपना मुअल्लका वहाँ पर पड़ा खड़े होकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस बिन साइदा को यहाँ देखा। तो 3 लोगों के ताल्लुक से सूके उकाज जुड़ गई, जैसे नाबिगा से जुड़ गई, अम्र बिन कुलसूम से। और नाबिगा जो है वहाँ पर शेर व शायरी के पूरा मतलब जो कि पूरा अदबी महफिलें और पूरा जो बैतबाजी सब कुछ होता था वो वहीं पर सूके उकाज में होता था। तो सबसे अहम जो आपकी बाज़ार है वो सूके उकाज है। अदबी अहमियत सबसे ज़्यादा जिसको हासिल है वो सूके उकाज को हासिल है। और 3 लोग उससे जुड़े हुए हैं, अन्नाबिगा, अम्र बिन कुलसूम ने अपना मुअल्लका पढ़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस बिन साइदा को वहीं पर ही खुतबा देते हुए देखा। तो जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अर्जू यौमल क़ियामत अय्युबासा, ठीक है, ऐसे कुछ है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला यबसल्लाहु कुसन, कि मैं उसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको एक उम्मत बन के उठाएगा, एक उम्मत बना के उठाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी ज़ू मजिन्ना की बात करें तो ज़ू मजिन्ना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जुल मजाज जो तीसरे नंबर पर है, जुल मजाज इसी नंबर से याद कर लेना आप। जुल मजाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, जो मशहूर खुतबा है आपका तौहीद वाला खुतबा, सबसे पहला खुतबा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकू बिहिल अरब वल अजम। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल मजाज के अंदर दिया है। कौन सी बाजार के अंदर? जुल मजाज के अंदर दिया है। आइए अब देखते हैं सूके उकाज कहाँ लगती है। उसी तरतीब से याद करें, सूके उकाज, फिर ज़ू मजिन्ना, फिर उसके बाद आपका मजाज, फिर उसके बाद दौमतुल जंदल। तो अगर उकाज की बात करें तो उकाज लगती है ताइफ में, पहले नंबर की। दूसरे नंबर की है ज़ू मजिन्ना, तो वो लगती है मक्का के अंदर। फिर है आपकी जुल मजाज, वो लगती है आपकी मक्का के अंदर। तो बीच वाली 2 हैं जो मक्का के अंदर लगती हैं। बाकी दौमतुल जंदल जो है, दौमतुल जंदल जो है वो आपके जौफ के अंदर लगती है। कहाँ लगती है? जौफ के अंदर लगती है। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये आपका जगह हो गई। तो जगह के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। सबसे पहले वाली सबसे मशहूर वो ताइफ में लगती थी, यानी उकाज। और सबसे जो कम मशहूर है वो कौन सी है? वो आपकी दौमतुल जंदल है, वो जौफ में लगती थी। बाकी बीच वाली 2 जो हैं, और इनका नाम भी यकसा है, जुल मजाज और ज़ू मजन्ना, ज़ू मजन्ना और जुल मजाज, ये मक्का की बाज़ारें हैं। फिर उसके बाद अगर आप डेट को देखना चाहें तो सूके उकाज के बारे में आपको पता होगा कि ज़िल-क़ाइदा के पहली तारीख को लगती थी 1 तारीख से 20 तारीख तक, 1 तारीख से 20 तारीख तक, यानी 20 दिन लगती थी आपकी सूके उकाज। तो अरब क्या करते थे, सबसे पहले इनका मेला लगता था, पहला मेला या पहली बाजार सूके उकाज में, हर साल एक बार। फिर उसके बाद ये जाते थे ज़ू मजन्ना में, जहाँ पर ज़िल-क़ाइदा के आखिरी 10 दिन रहते थे। ज़ू मजन्ना में इसी वजह से मैंने कहा था तरतीब से याद कर लेना, इसी वजह से ज़ू मजन्ना के आखिरी 10 दिन यहाँ पर रहते थे। फिर उसके बाद जुल मजाज में, कहाँ? जुल मजाज में आपके ज़िल-हिज्जा के, ठीक है, ज़िल-हिज्जा के 8 दिन रहते थे। ज़िल-हिज्जा के 8 दिन कहाँ पर रहते थे? ये जुल मजाज के अंदर। इसी वजह से मैंने तरतीब से याद करने के लिए कहा उकाज, ठीक है, फिर उसके बाद ज़ू मजन्ना, फिर उसके बाद आपका जुल मजाज। इसको तरतीब से याद करें तो सूके उकाज ज़िल-क़ाइदा में शुरू हुई, यहाँ पर 20 दिन की लगती थी, 20 दिन सबसे ज़्यादा दिन। फिर ज़ू मजन्ना में 10 दिन की लगती थी, ज़िल-क़ाइदा के आखिरी 10 दिन। फिर जुल मजाज में ज़िल-हिज्जा के शुरुआत के 8 दिन, ज़िल-हिज्जा के शुरुआत के 8 दिन। तो गोया कि पूरा ये 40 दिन का पूरा ये पूरे वो मनाते थे, पूरे बाजार और मेले। पहले 20 दिन ज़िल-क़ाइदा के 20 दिन उकाज में रहते थे, फिर आखिरी 10 दिन ज़िल-क़ाइदा के जुल मजन्ना में रहते थे, फिर ज़िल-हिज्जा के शुरुआत के 8 दिन ये आपके जुल मजाज के अंदर रहते थे। फिर आखिरी वाली बाजार अगर रह गई दौमतुल जंदल, जो कि जोफ में लगती है, तो ये कब लगती थी? ये आपकी लगती थी रबीउल अव्वल के शुरुआत के 15 दिन, रबीउल अव्वल के शुरुआत के 15 दिन। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि उकाज लगती थी 20 दिन, दौमतुल जंदल 15 दिन, उसके बाद ज़ू मजन्ना 10 दिन, उसके बाद ज़ू मजाज 8 दिन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو دومت الجندل ہے وہ دومت الجندل ہے وہ آپ کا ربیع الاول میں آپ کا کب لگتا تھا؟ ربیع الاول کے شروعات کے 15 دن میں لگتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریویژن کی کلاس ہے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کا ریویژن ہوتا رہے گا، آپ کے ذہن میں جاتی رہیں گی، اور میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو یاد نہیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نیمونکس کے ذریعہ بہترین نیمونکس کے ذریعہ آپ کو یاد کرائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو آپ کمنٹ وغیرہ ضرور کریں۔ شکریہ۔